गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल? सुन पा रहे हैं आप मुझे? गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल? सुन पा रहे हैं आप मुझे? आर यू एबल टू सी द वीडियो? वीडियो प्रॉपरली विजिबल है? बहुत बढ़िया, ग्रेट। स्क्रीन भी प्रॉपरली विजिबल है? डेस्कटॉप दिख रहा है मेरा आपको? गुड, वेरी गुड। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल आज नेटवर्क में बहुत इशू है, राइट? तो बीच बीच में वीडियो में या ऑडियो में कुछ ग्लिच आ सकता है, राइट? तो अगर थोड़ा सा ग्लिच रहे तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा आप। बहुत टाइम बाद आपसे लाइव इंटरेक्शन हो रहा है। यस साहिल, मेरे ख्याल से कुछ पुराने बैच के स्टूडेंट्स के साथ बहुत टाइम बाद इंटरेक्शन हो रहा है। ग्रेट। चलिए तो शुरू करते हैं अपन अपना सेशन। सबसे पहले आपको हमेशा की तरह मैं एजेंडा बता दूं कि आज हम क्या करने वाले हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था, ये अपने आप में एक मास्टर क्लास है। मास्टर क्लास का मतलब ये है कि आपने फंक्शन, पॉइंटर और स्ट्रक्चर, ये तीन टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं। तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपने ये तीन टॉपिक कर लिए हैं। अब इनमें आपको कुछ क्वेरीज है, कुछ डाउट्स हैं, वो मैं सॉल्व करता चलूंगा। और साथ में हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग असाइनमेंट भी सॉल्व कर रहे होंगे। ऐसा करने से ना सिर्फ आपका बेस क्लियर हो जाएगा, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो साथ साथ में मैं दूर करता चलूंगा। ठीक है? वॉइस ऑडिबल नहीं है क्या मेरी? एम आई ऑडिबल? कैन यू प्लीज कंफर्म? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए, फंक्शंस रिवाइज कर लिए सबने? फंक्शन चैप्टर सभी लोगों ने रिवाइज कर लिया? क्योंकि हम फंक्शंस पढ़ेंगे नहीं, हम फंक्शंस पे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए जरूरी है कि एटलीस्ट बेसिक चीजें आपको पता हो। ठीक है? तो शुरुआत करता हूं आज के लेक्चर के एजेंडा के साथ। आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, अगर आपने फंक्शंस नहीं पढ़ा है तो फिर ये क्लास समझ में नहीं आएगी। ठीक है? ये क्लास फंक्शन, पॉइंटर और स्ट्रक्चर पढ़ाने के लिए नहीं है। ये क्लास फंक्शन, पॉइंटर, स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए है। तो अगर आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कभी लाइफ में फंक्शन चैप्टर ही नहीं पढ़ा है, आपको पता ही नहीं है फंक्शन क्या होता है, तो फिर आपको इस क्लास का उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए। राइट? ये मैंने आपको वीडियो में भी बोला था, मैंने आपको इनिशियल वीडियो में भी बोला था, क्लास में भी बोला था कि आप फंक्शन पढ़ लीजिए, अपने डाउट्स लिख लीजिए, और अपने डिस्कशन के दौरान इन डाउट्स को करते चलेंगे सॉल्व। ठीक है? नहीं किया रिवीजन तो फिर समझ नहीं आएगा रवि कुमार, है ना? बोलने के बाद भी रिवीजन नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फंक्शन से रिलेटेड एक बहुत ही जरूरी क्विज, जिसमें वो सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे जो फंक्शंस में इंपॉर्टेंट हैं, जो हमको आने चाहिए। और इन्हीं में आपके डाउट्स आएंगे तो मैं साथ साथ सॉल्व करता चलूंगा। और जब ये क्विज हमारी पूरी हो जाएगी तो हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स, कुछ प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस, जो फंक्शंस पे आपको और क्लियर आउटपुट देंगे और क्लियर व्यू देंगी कि फंक्शंस एक्चुअली इंटरनली काम कैसे करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फंक्शन से रिलेटेड क्विज के साथ। ठीक है? क्विज मल्टीपल चॉइस की है। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनके आंसर आपको ट्रू फॉल्स में देने हैं, कुछ प्रोग्राम्स के आपको आउटपुट बताने हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें मल्टीपल ऑप्शन होंगे और आपको उनमें से कोई करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पढ़िए, फंक्शंस के बारे में सी लैंग्वेज में नीचे चार लाइनें दी हुई हैं। आपको बताना है इन चार में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ सी स्टेटमेंट्स विच कैन बी रीयूज्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। नंबर वन। नंबर टू, एवरी फंक्शन हैज अ रिटर्न टाइप। स्क्रीन दिख नहीं रही है? ओके ओके ओके, राइट। अभी देखी स्क्रीन? इज द स्क्रीन विजिबल नाउ? अभी प्रॉपरली दिख रही है? बहुत बढ़िया। चलिए तो फंक्शन के बारे में पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है जो आपसे पूछ रहा है सी लैंग्वेज में फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स पे इन चार में से कौन सी लाइन ट्रू बैठती है। नंबर वन, फंक्शन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है जिसे आप कितनी भी बार कॉल कर सकते हैं। नंबर वन। नंबर टू, हर फंक्शन की कोई ना कोई रिटर्न टाइप होती है। नंबर थ्री, फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। चौथा, सबके सब ट्रू हैं। वेरी गुड, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। एक भी स्टेटमेंट जो ऊपर आपको तीन लाइनों में दिख रहा है वो फंक्शन के बारे में गलत नहीं कहा जा सकता।
ऑफ कोर्स फंक्शन रीयूजेबिलिटी देते हैं, हर फंक्शन की कोई ना कोई रिटर्न टाइप होती है, चाहे आप उसकी कुछ रिटर्न टाइप नहीं देते हैं तो कम से कम वॉइड देनी पड़ेगी आपको, और हर फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करे, ऐसा कंपल्शन नहीं है, लेकिन कंपल्शन ये जरूर है हर फंक्शन की कोई ना कोई रिटर्न टाइप होनी चाहिए। सो ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। वेरी गुड, कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? नो वन हैज एनी डाउट, शैल आई प्रोसीड? वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन, सी लैंग्वेज में आप एक फंक्शन की बॉडी में दूसरे फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, क्या यह सही है? क्या सी में नेस्टेड फंक्शंस होते हैं? भुवन का कहना है हाँ कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट। सी लैंग्वेज में आप एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं, गौर कीजिएगा, एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन डिक्लेयर हो सकता है, एक फंक्शन के अंदर से दूसरा फंक्शन कॉल हो सकता है, लेकिन एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डिफाइन नहीं हो सकता। आ रही है बात समझ? राइट, यू कैन नॉट डिफाइन अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन। आप सिर्फ कॉल कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफाइन आपको हर फंक्शन को इंडिविजुअली करना पड़ेगा। राइट, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 3, हर फंक्शन के लिए यह जरूरी है वो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करे, बहुत जरूरी है कि वो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करे? नहीं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करे, जरूरी यह है कि उसकी कोई ना कोई रिटर्न टाइप होनी चाहिए। आ रही है बात समझ? वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही। द करेक्ट आंसर इज फॉल्स। रिटर्न टाइप जरूरी है, वैल्यू रिटर्न करना कहीं से भी जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझिएगा, फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियरली समझ में आएंगे तो ही आप C++, डेटा स्ट्रक्चर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सी के बाद आप दुनिया की कोई भी लैंग्वेज पढ़ लें उस लैंग्वेज को समझने के लिए, चाहे पाइथन, चाहे जावा, चाहे कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ लें। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वो कौन सा कीवर्ड है जो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन पे कंट्रोल को ट्रांसफर कर देता है, यानी कि कॉलिंग फंक्शन पे वापस ले जाता है? वो कौन सा कीवर्ड है? गो टू? बिल्कुल गलत जवाब, अनीश का भी जवाब गलत। और गो टू किसने बोला? प्रिया ने भी बोला, बिल्कुल गलत बेटा। गो टू कंट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, एक फंक्शन से वापस उसके कॉलर के पास जाने के लिए हम यूज करते हैं कीवर्ड रिटर्न। राइट, तो अगर मेरे पास एक फंक्शन मेन है, समझने की कोशिश करिए, मेन फंक्शन के अंदर से मैंने F1 फंक्शन को कॉल करा है, ये मेरा F1 फंक्शन है, F1 फंक्शन के अंदर से मैंने F2 फंक्शन को कॉल करा है और ये मेरा F2 फंक्शन है। तो अगर मैं F2 के अंदर रिटर्न लिखूंगा तो कंट्रोल किसके पास वापस जाएगा? अगर मैं F2 के पास रिटर्न लिखूंगा तो कंट्रोल F1 के पास वापस जाएगा, और F1 में अगर मैं रिटर्न लिखूंगा तो कंट्रोल वापस जाएगा मेन के पास। जब जब आप रिटर्न लिखते हैं द कंट्रोल गोज बैक टू द प्लेस ऑफ कॉल, कंट्रोल वहां वापस चला जाता है जहां से अपन ने कॉल दिया है। ये भी क्लियर हुआ पॉइंट? ग्रेट, बहुत बढ़िया। राइट, क्वेश्चन नंबर 5, क्या सी लैंग्वेज में किसी फंक्शन के लिए स्ट्रक्चर रिटर्न करना पॉसिबल है? क्या सी लैंग्वेज में कोई फंक्शन स्ट्रक्चर रिटर्न कर सकता है? आकृत, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बेटा, ये फॉल्स नहीं है, ये ट्रू है। हम ऐसा फंक्शन बिल्कुल बना सकते हैं जो एक स्ट्रक्चर रिटर्न करे, और जब हम स्ट्रक्चर के प्रोग्रामिंग करेंगे तब आप देखिएगा हम इस चीज को अप्लाई करेंगे। जब हम स्ट्रक्चर के प्रोग्रामिंग करेंगे, स्ट्रक्चर के असाइनमेंट्स करेंगे, तब हम ऐसा फंक्शन बनाएंगे जिसकी रिटर्न टाइप में हमने स्ट्रक्चर दिया होगा। तो इमेजिन करिए मैंने एक फंक्शन बनाया जिस फंक्शन का नाम है F1। राइट, मैं इस F1 फंक्शन से एक स्ट्रक्चर रिटर्न कराना चाहता हूं। इमेजिन करिए उस स्ट्रक्चर का नाम है स्टूडेंट, तो मेरे F1 फंक्शन की रिटर्न टाइप में मैं लिख दूंगा स्ट्रक्ट स्टूडेंट। राइट, यहां मेरे पास एक स्ट्रक्ट स्टूडेंट का कोई वेरिएबल होगा, मान लेता हूं स्ट्रक्ट स्टूडेंट S। इस पे मैं कुछ ऑपरेशन करूंगा और लास्ट में लिख दूंगा मैं रिटर्न S। जैसे ही मैं कहूंगा रिटर्न S, ये S कौन है? इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है कि स्ट्रक्चर है? कौन है S? वेरी गुड, S एक स्ट्रक्चर है, बट फंक्शन रिटर्न ओनली वन वैल्यू। हाँ, तो S वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज है, लेकिन S तो अपने आप में एक वैल्यू है ना। क्यों आकृत? S तो अपने आप में एक सिंगल वेरिएबल है ना,
तो जब ये s रिटर्न होगा तो अपने साथ तीनों या चारों वैल्यूज ले जाएगा जो भी इसके अंदर है, राइट। अब आप मुझे बताइए ये स्ट्रक्ट स्टूडेंट क्या है फंक्शन के लिए? ये स्ट्रक्ट स्टूडेंट इस फंक्शन की कहलाएगा रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप, डेटा टाइप नहीं। फंक्शन की डेटा टाइप नहीं होती है, फंक्शन की होती है रिटर्न टाइप। और ये एस क्या है? ये एस वो रिटर्न वैल्यू है जो ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है। ये इसकी रिटर्न वैल्यू है और ये स्ट्रक्ट स्टूडेंट इसकी रिटर्न टाइप है। इज दिस क्लियर? बहुत बढ़िया। तो फंक्शंस स्ट्रक्चर रिटर्न कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इस कोड का आउटपुट बताइए। बिल्कुल सही। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज इंदौर भोपाल। कारण, सबसे पहले शो फंक्शन कॉल होगा। अब आपको पता है जब फंक्शन कॉल होता है तो कंट्रोल फंक्शन की तरफ ट्रांसफर हो जाता है, यस और नो? जब फंक्शन कॉल होता है तो कंट्रोल फंक्शन की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। वेरी गुड। तो सबसे पहला प्रिंटफ कौन सा वाला चलेगा? सबसे पहला प्रिंटफ इंदौर वाला चलेगा। तो स्क्रीन पे सबसे पहले प्रिंट होगा इंदौर, राइट। ये शो फंक्शन की तरफ से आउटपुट आ रहा है, क्लियर। उसके बाद कंट्रोल यहां से वापस जाएगा। जब वो यहां से वापस जाएगा तो मेन में अगला प्रिंटफ चलेगा। अगला स्टेटमेंट कौन रन करेगा? अगला स्टेटमेंट मेन रन करेगा और मेन इसी के आगे आपको अगला वर्ड प्रिंट करके देगा। और वो अगला वर्ड क्या है जो मेन से प्रिंट होगा? जो मेन से अगला वर्ड प्रिंट होगा दैट इज भोपाल। वेरी गुड। तो आउटपुट में हमें क्या दिखने वाला है? आउटपुट में हमें दिखने वाला है पहले इंदौर और फिर इंदौर के बाद भोपाल। ये क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ग्लिच तो नहीं आ रहा है वीडियो में? वीडियो ऑडियो में ग्लिच तो नहीं आ रहा है? लैग तो नहीं आ रहा है? स्मूथ आ रही है डिलीवरी पूरी? बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्या आउटपुट आएगा? गलत बात, गलत बात, गलत बात, गलत बात। साहिल का जवाब सही है। साहिल, अनम्यूट करना चाहूंगा आपको मैं। क्यों लग रहा है आपको कि आंसर सी सही है? अनम्यूट करा है साहिल मैंने आपको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग साहिल, सर बोलिए। सी आंसर सर इसलिए होगा क्योंकि पहले भोपाल प्रिंट होगा, फिर हम्म। उसके बाद फंक्शन कॉल वो कॉल जो है वो शो पे जाएगा, ओके। फिर इंदौर प्रिंट होगा, फिर जब वैल्यू रिटर्न होगी तो सर वो 10 है उसमें, मतलब तो 10 हम्म। वो मतलब 10 एक्सेस नहीं कर पाएगा, मतलब वो उसको नहीं, जीरो। एक्सेस नहीं कर पाएगा नहीं, प्रॉब्लम ये है प्रोग्रामर ने रिटर्न टाइप क्या रखी है शो की? वाइड। यस वॉइड। यस यस। अगर उसको रिटर्न चेक टाइप नहीं। वॉइड है तो आप कुछ रिटर्न कैसे कर सकते हैं? हालांकि सी लैंग्वेज इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है कि इस पे एरर दे दे, इसलिए वो आपको सिर्फ वार्निंग देगी। लेकिन वार्निंग। अगर यही कोड आप जावा में लिखते या सी डबल प्लस के मॉडर्न कंपाइलर्स पे लिखते तो कोड जनरेट करता एरर, ये कहते हुए कि जिनकी रिटर्न टाइप वॉइड है वो कोई वैल्यू रिटर्न कैसे कर सकते हैं। कैसे कर बट सकते सी थोड़ी सी लीनियंट है तो इसे हमारी नादानी मानकर इग्नोर कर देती है। हालांकि वार्निंग जरूर देगी, ये कहते हुए कि आप रिटर्न 10 वॉइड रिटर्न टाइप से कैसे रिटर्न करा रहे हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही, राइट। सबको क्लियर हुआ? रिटर्न टाइप वॉइड में रिटर्न 10 लिखना, दिस इज प्रॉब्लमैटिक एंड दैट इज द रीजन आपका कोड आउटपुट तो दे देगा भोपाल इंदौर, लेकिन एक वार्निंग भी इशू करेगा। क्लियर? गुड। चलिए, सो करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 8, आराम से सोच के समझ के। बहुत बढ़िया। आपका प्रोग्राम आउटपुट में जनरेट करेगा बिल्कुल सही। द करेक्ट आउटपुट विल बी ए इज 15। नहीं अंकित,
15.9 नहीं रिटर्न होगा, सिर्फ 15 रिटर्न होगा। कारण आपके फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है? आपके फंक्शन की रिटर्न टाइप इंट है। 15.9 किस तरह की वैल्यू है? व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू इज 15.9? गलत सचिन, इट इज डबल। भूल रहे हैं अपने सी के बेसिक्स? कोई भी डेसिमल कांस्टेंट बाय डिफॉल्ट डबल होता है, राइट? अब आप मुझे बताइए, अगर मैं सी लैंग्वेज में लिखता हूं इंटीजर एक्स, एक्स इक्वल टू 2.7, तो क्या ये कंपाइल होगा? क्या ये कंपाइल होगा? बिल्कुल होगा। कंपाइलर कंपाइल करने से मना नहीं करेगा, लेकिन अपन लोगों ने सी के बेसिक्स में पढ़ा था, जब वैल्यू मिसमैच करती है तो कंपाइलर टाइप कन्वर्जन करता है। जब वैल्यू मिसमैच करती है तो कंपाइलर टाइप कन्वर्जन करता है, और टाइप कन्वर्जन में वो राइट वाली वैल्यू को लेफ्ट जैसा बनाता है। राइट वाली वैल्यू को लेफ्ट जैसा बनाता है। तो राइट में 2.7 है, लेफ्ट में x है जो इंटीजर है, तो 2.7 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2.7 कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में, दैट इज इट विल बी जस्ट 2। ये सिर्फ 2 बनकर आपके वेरिएबल x में हो जाएगा असाइन। वैसा ही कुछ अगर आप नोटिस करें तो यहां होगा। अपन रिटर्न कर रहे हैं 15.9, रिटर्न टाइप इंटीजर है, कंपाइलर क्या रिटर्न करेगा? कंपाइलर 15.9 को बना देगा 15, और यहां से 15 लेकर ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर वैल्यू ए में असाइन होगी, तो आपको स्क्रीन आउटपुट मिलेगा 15। यानी करेक्ट आंसर इन चारों में से है बी, दैट इज ए इज 15। समझ आया सबको? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा पॉइंटर का कॉन्सेप्ट लगाइए दिमाग और बताइए, दोनों प्रिंटएफ्स क्या प्रिंट करेंगे? दो आउटपुट्स आएंगे अंकित, एक नहीं। नवीन का कहना है 1020 आएगा, अंकित का कहना है 2020 आएगा, ओके। साहिल का कहना है 1010 आएगा, कोई चेंज होगा ही नहीं, ऐसा? भुवन का कहना है एरर आएगी। चलिए ट्रेस करते हैं, लेट्स ट्रेस कोड कैसे काम करेगा। सबसे पहले मुझे बताइए, इंट ए इक्वल टू 10, मेमोरी में एक ए नाम का वेरिएबल बनेगा? बिल्कुल बनेगा। इसमें वैल्यू 10 होगी, एड्रेस हम लोग मान लेते हैं इसका 4000 है। लेट्स एज्यूम इसका एड्रेस मेमोरी में 4000 है, राइट? जब आपने फर्स्ट प्रिंटएफ लिखा उस वक्त तो ए की वैल्यू 10 ही होगी ना, उस वक्त थोड़ी ना ए में कोई चेंज आ जाएगा, तो ए इनिशियली तो 10 ही दिखेगा। ठीक है, अब जब हमने माई शो फंक्शन कॉल करा तो माई शो को आर्गुमेंट में क्या पास करा? माई शो को आर्गुमेंट में क्या पास करा? एड्रेस पास करा, वेरी गुड। ये एड्रेस आकर किस में स्टोर हुआ? माई शो में। किसने इस एड्रेस को रिसीव करा? तो एक पॉइंटर ने रिसीव करा जिसका नाम हमने के रखा हुआ है, तो के के अंदर ये 4000 आ जाएगा। तो जवाब है हाँ जी, बिल्कुल आ जाएगा। के अंदर ये 4000 आकर स्टोर हो जाएगा। के का अपना कुछ एड्रेस होगा? जी हाँ, के का अपना कुछ एड्रेस होगा। मान लेते हैं के का अपना एड्रेस है 8000, लेट्स एज्यूम। अब आप अंदर कहेंगे वैल्यू एट के इक्वल टू 20। जब आप किसी भी पॉइंटर के साथ इन डायरेक्शन लगा देते हैं तो ये किसके ऊपर इफेक्ट डालता है? पॉइंटर पे या उस वेरिएबल पे जिसको पॉइंटर पॉइंट कर रहा है? किस पे इफेक्ट पड़ेगा, पॉइंटर पे या उस वेरिएबल पे जिसको पॉइंटर पॉइंट कर रहा है? वेरी गुड, उस वेरिएबल पे जिसको पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। पॉइंटर कहां पॉइंट कर रहा है? ए पे। तो ए की वैल्यू अब 10 से ओवरराइट होकर 20 हो जाएगी। यस, अब जब हम इस फंक्शन से वापस लौटेंगे तो ये के रहेगा कि के डिस्ट्रॉय हो जाएगा? के रहेगा कि के डिस्ट्रॉय हो जाएगा? के डिस्ट्रॉय हो जाएगा, के नहीं बचेगा। लेकिन के का करा हुआ काम ऊपर दिखेगा, जो के ने करा है उसका असर ऊपर दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। आपके ओरिजिनल वेरिएबल ए की वैल्यू अपडेट होकर अब आपको दिखेगी एज 20। सो करेक्ट आउटपुट इज सी, 10 एंड 20। समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया, यहां तक कोई डाउट नहीं? ऑल 9 क्वेश्चंस आर क्लियर? नेक्स्ट, पास बाय वैल्यू के बारे में इसमें से कौन सी लाइन सही है?
पास बाय वैल्यू के बारे में इसमें से कौन सी लाइन सही है? पास बाय वैल्यू के कारण वेरिएबल की कॉपी बनती है, पास बाय वैल्यू पॉइंटर यूज नहीं करता है, पास बाय वैल्यू के कारण जो एक्चुअल आर्गुमेंट होता है उसमें चेंजेस नहीं आते हैं, या फिर ये सभी सही है? वेरी गुड, ये सब के सब सही है, राइट। जब हम पास बाय वैल्यू से कोई आर्गुमेंट पास करते हैं तो कॉपी बनती है, दैट्स वेरी ट्रू। एक ही वेरिएबल की दो कॉपीज बन जाती हैं। नंबर टू, पास बाय वैल्यू में वैल्यू पास होती है, तो ऑब्वियस ये बात है पॉइंटर का कोई रोल होगा ही नहीं। पॉइंटर का रोल कब आता है? पॉइंटर का रोल कब आता है? जब पास बाय रेफरेंस करेंगे, एड्रेस नहीं, पास बाय रेफरेंस करेंगे। वेरी गुड, होता वो एड्रेस ही है, बट वोकैबुलरी वाइज अपन बोलते हैं पास बाय रेफरेंस, राइट। पास बाय वैल्यू में अगर हम फॉर्मल आर्गुमेंट में चेंज करते हैं तो उसका असर एक्चुअल पे पड़ता है? फॉर्मल में चेंज करते हैं तो वो एक्चुअल पे अपना असर दिखाता है? नहीं दिखाता है। कोई इफेक्ट फॉर्मल में करे गए चेंज का एक्चुअल पे देखने को नहीं मिलता, एंड दैट इज द रीजन पास बाय वैल्यू में ओरिजिनल आर्गुमेंट आपका प्रोटेक्टेड रहता है। सो सब के सब करेक्ट है, कोई भी गलत नहीं है इनमें से, राइट। क्वेश्चन 11। बिल्कुल सही। आंसर इज k इज इक्वल टू 38। कैसे? आप समझने की कोशिश करिए। ये जो लाइन अपन ने लिखी है k इज इक्वल्स टू फंक्शन 1, उसके अंदर फिर एक बार फंक्शन 1, उसके अंदर फिर एक बार फंक्शन 1, और उसके अंदर हमने पास करा है k को, राइट। तो आप टेक्निकली सोचिए सबसे पहले कौन सा वाला कॉल एग्जीक्यूट होगा, आउटर वाला या इनर वाला? वेरी गुड, सबसे पहले इनर मोस्ट कॉल एग्जीक्यूट होगा। जब ये कॉल एग्जीक्यूट होगा तो k की क्या वैल्यू पास होगी? जब ये कॉल एग्जीक्यूट होगा तो k की वैल्यू पास होगी 35, राइट। और यहां से क्या रिटर्न होगा? यहां से रिटर्न होगा 36, राइट। तो ये पूरे फंक्शन कॉल का रिजल्ट आ जाएगा 36। इतना समझ आया? ये पूरे फंक्शन कॉल का रिजल्ट आ जाएगा 36। वेरी गुड। अब ये सेकंड वाला फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट होगा, ये पास करेगा 36। 36 को कौन रिसीव करेगा? 36 को फिर ये के रिसीव करेगा, और फिर ये प्लस प्लस ऊपर हो जाएगा 37। तो यहां से रिटर्न होगा इस पूरे फंक्शन कॉल का आंसर 37। तो ये पूरा फंक्शन कॉल रिजल्ट जनरेट करेगा 37। फिर ये फाइनल कॉल एग्जीक्यूट होगा जो आउटर मोस्ट कॉल है, और जब ये एग्जीक्यूट होगा तो पास होगा 37। तो के अंदर वैल्यू आ जाएगी 37, यहां से आप रिटर्न करेंगे तो रिटर्न हो जाएगा 38, और ये 38 असाइनमेंट ऑपरेटर के कारण हमारे के में हो जाएगा असाइन। आ रहा है समझ? वेरी गुड। और ये और बता दीजिए, अगर मैं इस कॉल में से के इक्वल टू हटा दूं तो, अगर इस कॉल में से के इक्वल टू हटा दूं तो, वेरी गुड, तो फिर प्रिंट होगा 35, क्योंकि वो जो 38 रिटर्न होगा वो कहीं असाइन हो ही नहीं पाएगा। असाइन नहीं हो पाएगा तो वैल्यू लॉस्ट हो जाएगी, वैल्यू लॉस्ट हो जाएगी तो के में 35 का 35 ही रहेगा। के का एड्रेस पास करेंगे तब उसकी वैल्यू बढ़ेगी, हाँ बिल्कुल। अगर आप के का एड्रेस पास करते और यहां पर डी रेफरेंस करके प्लस प्लस करते तो वैल्यू बढ़ती, ठीक है, वो भी पॉइंटर को डी रेफरेंस करके। खाली पॉइंटर को प्लस प्लस करते तो वैल्यू नहीं बढ़ती, तो बढ़ता एड्रेस। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। इस बार सब गलत, इस बार सब गलत। अच्छा एक चीज बताओ आप मुझे, एक क्वेश्चन पूछूं। आप लोगों ने CLR SAR यूज करा है?
CLRSCR फंक्शन यूज करा है? तो मुझे बताइए, अगर मैं सी लैंग्वेज में CLRSCR को ऐसे कॉल करूं तो क्या होगा? क्या होगा अगर मैं CLRSCR को ऐसे कॉल करूं? गलत बात आयुष, एरर आएगी, प्रोग्राम कंपाइल भी नहीं होगा। जो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, आप उसको असाइनमेंट लगाकर नहीं कॉल कर सकते। ध्यान से सुनिएगा, जो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है, जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड होती है, आप उसे कभी भी असाइनमेंट लगाकर कॉल नहीं कर सकते। जिनकी रिटर्न टाइप वॉइड है, उन पे असाइनमेंट लगाएंगे तो कंपाइलर क्या करेगा? तो कंपाइलर दे देगा एरर। उसके लिए ये वैलिड कॉल है ही नहीं। तो फिर बुद्धि लगाइए, ये जो आपने लिखा है A=F, इसमें आप F की रिटर्न वैल्यू A में रख रहे हैं। बताइए तो F की रिटर्न टाइप क्या है? F की रिटर्न टाइप वॉइड है। तो आपको नहीं लगता ये जो कॉल है, ये A=void का कॉल हो गया एक तरह से? एंड कैन void बी असाइन टू समथिंग? क्या void कोई असाइनेबल वैल्यू है? नहीं है। तो कंपाइलर जनरेट कर देगा सिंटेक्स एरर। इसलिए ये कॉल इनवैलिड है। आप एक वॉइड रिटर्न टाइप वाले फंक्शन के साथ असाइनमेंट लगा रहे हैं। तो रूल क्या याद रखना है आपको? नेवर यूज असाइनमेंट ऑपरेटर फॉर कॉलिंग अ फंक्शन हैविंग द रिटर्न टाइप वॉइड। आप कभी असाइनमेंट लगाकर उस फंक्शन को कॉल ना करें जिस फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड है, अदरवाइज कोड विल जनरेट एरर। ये भी बात समझ आ रही है? वेरी गुड। अच्छा, और इसका उल्टा ट्रू है। ऑल्दो इफ अ फंक्शन इज नॉट हैविंग रिटर्न टाइप एज वॉइड, तो फिर हम उसे दोनों तरह से कॉल कर सकते हैं। यस और नो में जवाब दीजिए। यस, तो फिर हम उसे दोनों तरह से कॉल कर सकते हैं। देन वी कैन कॉल इट इन बोथ द वेज। व्हाट आर बोथ द वेज? बोथ द वेज से मतलब यूजिंग असाइनमेंट, आप चाहें तो उसे असाइनमेंट यूज करके कॉल कर लें, और चाहें तो उसे असाइनमेंट यूज करे बिना कॉल कर लें। इसका कोई प्रूफ है? कोई फंक्शन दिमाग में आ रहा है आपके जो कुछ रिटर्न करता है लेकिन आप उसमें असाइनमेंट नहीं लगाते हैं? printf, द बेस्ट एग्जांपल इज printf। वेरी गुड। printf scanf दोनों इंट रिटर्न टाइप देते हैं। एक इंटीजर रिटर्न करते हैं, लेकिन हम शायद ही कभी इनके रिटर्न वैल्यू को रिसीव करते हैं। क्लियर? तो जब रिटर्न हो रहा है तो रिसीव करना नहीं करना आपके ऊपर है। रिटर्न नहीं हो रहा है तो आप रिसीव कर ही नहीं सकते। असाइनमेंट लगाएंगे तो कंपाइलर दे देगा सिंटेक्स एरर। क्लियर हुआ ये पॉइंट? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट। पहले तो बताइए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, समझ आ रहा है आपको? क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन? मुझे इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? नहीं, कोई एरर फाइंड नहीं करनी है। क्वेश्चन तो ये बोल रहा है कि ऑलरेडी इस कोड में एरर है, क्या आप उस एरर को दूर कर सकते हैं? तो पहले तो बताइए इस कोड में एरर क्या है? इस कोड में एरर क्या है पहले तो ये बताइए, तब तो पता चलेगा हटाना कैसे है। इस कोड में क्या एरर है? वेरी गुड। हमने फंक्शन f को डिक्लेयर नहीं करा है। तो क्या फंक्शन को डिक्लेयर नहीं करना एरर होता है? सी लैंग्वेज में फंक्शन डिक्लेयर नहीं करना एरर होता है? नहीं, सी लैंग्वेज में फंक्शन डिक्लेयर नहीं करना एरर नहीं होता। आप लोग भूल रहे हैं। मैंने आपसे कहा था अगर हम किसी फंक्शन को डिक्लेयर नहीं करते हैं तो कंपाइलर उसे खुद ही डिक्लेयर कर लेता है। यस अगर हम किसी फंक्शन को डिक्लेयर नहीं करते हैं तो कंपाइलर उसे इम्प्लिसिटली डिक्लेयर कर लेता है। और जब वो इम्प्लिसिटली डिक्लेयर करता है तो वो रिटर्न टाइप क्या मानता है? जब वो इम्प्लिसिटली डिक्लेयर करता है तो वो रिटर्न टाइप इंट मानता है। राइट? फंक्शन का कुछ भी नाम मानता है जो आपने दिया है। और आर्ग्यूमेंट्स कितने मानता है? आर्ग्यूमेंट्स मानता है अननोन। आप जितने चाहें उतने आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, कंपाइलर ऐसा मानकर चलता है। तो क्या कंपाइलर को 10 और 3.14 के साथ प्रॉब्लम है? क्या कंपाइलर को 10 और 3.14 के साथ प्रॉब्लम है? नहीं, उसे उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है।
प्रॉब्लम यह है कि कंपाइलर ने सोचा है कि फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। कंपाइलर ने सोचा है फंक्शन रिटर्न करेगा इंट, लेकिन जब उसने आपको डिफाइन करते हुए देखा तो रिटर्न टाइप में क्या दिखा उसे, रिटर्न टाइप में उसे दिखा फ्लोट। तो वो एरर क्या देगा आप जानते हैं, वो एरर क्या देगा, वो बोलेगा टाइप मिसमैच इन रीडिक्लेरेशन ऑफ एफ, ऐसे बोलेगा वो आपको, टाइप मिसमैच इन रीडिक्लेरेशन ऑफ एफ। समझ आ रही है आपको ये बात, वो क्या कहना चाह रहा है आपसे, काय की किस बात की टाइप मिसमैच, रिटर्न टाइप मिसमैच। उसने सोचा था कि फंक्शन की रिटर्न टाइप इंट होगी, लेकिन जब उसने बॉडी देखी तो आपने रिटर्न टाइप क्या दे रखी है, आपने रिटर्न टाइप फ्लोट दे रखी है। इसलिए कंपाइलर इस कोड को कंपाइल नहीं करेगा और कह देगा टाइप मिसमैच इन रीडिक्लेरेशन ऑफ एफ। आई होप समझ आ रहा है सबको एरर क्यों है। वेरी गुड। अब आप ऐसा क्या करें कि कंपाइलर इंप्लिसिट डिक्लेरेशन ना करे। तो अगर कंपाइलर को इंप्लिसिट डिक्लेरेशन से रोकना है तो प्रोग्रामर को खुद फंक्शन डिक्लेयर करना चाहिए। यस, अगर कंपाइलर को डिक्लेरेशन करने से रोकना है तो प्रोग्रामर को खुद फंक्शन डिक्लेयर करना चाहिए, और प्रोग्रामर फंक्शन को वैसे ही डिक्लेयर करे जैसे नीचे डिफाइन करा है। तो रिटर्न टाइप फ्लोट रखे, नाम एफ रखे, आर्गुमेंट एक इंट और एक फ्लोट कर दे। तो हमारे लिए करेक्ट डिक्लेरेशन सेकंड वाला हो गया। अगर हम ये लाइन ऊपर लिख देते हैं तो कंपाइल सॉरी, कंपाइलर अपनी शिकायत, अपनी कंप्लेंट वापस ले लेगा। सही है, सही बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो इन दिस केस बी इज करेक्ट। सेकंड लास्ट, जब हम सी लैंग्वेज में मेन बनाते हैं, हमें मेन को कहां बनाना चाहिए, सबसे पहला फंक्शन मेन होना चाहिए, दूसरा फंक्शन मेन होना चाहिए, आखिरी फंक्शन मेन होना चाहिए, या मेन को कहीं भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरी गुड, मेन को कहीं भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कॉल, हम अगर कहीं भी बनाएंगे तो वो कॉल भी कभी भी होगा, या कॉल हमेशा सबसे पहले होगा। वेरी गुड, आप बनाएं कभी भी, कॉल मेन हमेशा सबसे पहले होगा। आउटपुट बताइए। ये मान लीजिए हमारे पास एक कॉन्व नाम का फंक्शन है, ये इस कॉन्व नाम के फंक्शन की बॉडी है, और हमने कॉन्व को 10 एज एन आर्गुमेंट देकर कॉल करा है। तो आप बताइए कॉन्व क्या रिटर्न करेगा। बिल्कुल सही, इतनी ज्यादा मैथ्स करने की आपको जरूरत ही नहीं है कि आप 5/9 को सॉल्व करें। याद कीजिए सी लैंग्वेज में व्हाट इज इंटीजर अपॉन इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो 5/9 सी लैंग्वेज में क्या होगा, 5/9 का एक्चुअल मैथमेटिकल आंसर कितना होता है, 5/9 का एक्चुअल मैथमेटिकल आंसर कितना होगा, अरे एक्चुअल मैथमेटिकल आंसर बेटा, मैथ्स में 5/9 अपन को क्या देगा, वेरी गुड, मैथ्स में अगर आप 5/9 करें तो आपको 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा। सी लैंग्वेज आपको वो समथिंग देगी नहीं, वो आपको सिर्फ रिटर्न करेगी जीरो, करेगी सिर्फ जीरो रिटर्न। यस, सी लैंग्वेज आपको सिर्फ जीरो देगी। जब 5/9 जीरो आएगा तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनी वैल्यू विल गिव अस जीरो। यस, तो अल्टीमेटली जो रिटर्न होगा वो 0.0 हो जाएगा। राइट, 0.0 भी इसलिए क्योंकि यू को आपने फ्लोट ले रखा है, इसलिए उसमें 0.0 लग जाएगा। क्लियर, तो सारे कैलकुलेशंस बेकार, आंसर आएगा 0.0 बिकॉज 5/9 विल रिजल्ट इनटू जीरो। क्लियर हुआ। तो ये तो थे फंक्शन से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे आपके लिए एमसीक्यूज। अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। नाउ लेट अस डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन फंक्शंस। अब अपन हैंड्स ऑन करने जा रहे हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और मेरे साथ इस क्वेश्चन को कोड करना है। पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो डन लिखिएगा। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पढ़ लेंगे तो डन लिखिएगा।
पढ़ लिया, वेरी गुड। क्या बनाना है, किस नाम से फंक्शन बनाना है ये बताइए। फंक्शन बनाना है कन्वर्ट के नाम से, वेरी गुड। ये कन्वर्ट आर्ग्यूमेंट में क्या लेगा, तो जवाब है कन्वर्ट आर्ग्यूमेंट में एक कैरेक्टर लेगा, वेरी गुड। और कन्वर्ट रिटर्न क्या करेगा, तो जवाब है रिटर्न भी एक कैरेक्टर करेगा, राइट। ये क्या लिख दिया अपन ने, ये अपन ने लिख दी कन्वर्ट की प्रोटोटाइप। ये हमारे कन्वर्ट फंक्शन की डिसाइड हो गई प्रोटोटाइप। आर्गुमेंट में लेगा एक कैरेक्टर, रिटर्न भी करेगा एक कैरेक्टर। अच्छा, तो हम इसको क्या देंगे, तो ये हमें क्या देगा, तो जवाब है अगर हम कन्वर्ट को कॉल करते हुए कोई कैपिटल लेटर पास करेंगे तो कन्वर्ट से हमें वापस मिलना चाहिए उसका स्मॉल वर्जन। अगर हम कन्वर्ट को कॉल करते वक्त कोई स्मॉल लेटर पास करेंगे तो हमें कन्वर्ट से मिलना चाहिए उसका अपर केस वर्जन। और अगर हम कन्वर्ट को कॉल करते वक्त कोई सिंबल पास करते हैं जैसे कि प्लस, तो प्लस का तो कोई अपर लोअर होता नहीं, तो लौट कर भी प्लस आना चाहिए। ठीक है, ये हमें कोड करना है डिजाइन। शैल वी स्टार्ट, कोडिंग शुरू की जाए। बहुत बढ़िया, चलिए तो लेट्स बिगिन विद VS कोड। आईडी में VS कोड यूज कर रहा हूं, ठीक है। आप कोई भी आईडी यूज कर सकते हैं, डजंट मैटर, बस टर्बो यूज मत करिएगा, क्योंकि हम लोग जो भी आईडी यूज कर रहे हैं उसमें कंपाइलर यूज हो रहा है MingW, और MingW कंपाइलर आप टर्बो पे यूज नहीं करते हैं। इट्स ईदर यूज विद कोडडॉक्स और विद VS कोड और विद एनी अदर मॉडर्न आईडी। तो मैं फिलहाल डेवलपमेंट एनवायरमेंट के तौर पे VS कोड को यूज कर रहा हूं। ठीक, सबसे पहला काम, फंक्शन से बनाने से पहले आप डिक्लेयर करेंगे रिक्वायर्ड हेडर फाइल। तो इस कोड में मुझे एक ही हेडर फाइल की जरूरत लग रही है, एंड दैट इज stdio.h। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है फंक्शन प्रोग्रामिंग में, बी क्विक बी फास्ट। फंक्शन प्रोग्रामिंग में अगला स्टेप होता है, बहुत बढ़िया, फंक्शन को डिक्लेयर करना। तो हम फंक्शन कन्वर्ट को डिक्लेयर करेंगे बाय राइटिंग द डिक्लेरेशन एज कैर कन्वर्ट कैर, राइट। जो पहला वाला कैर है वो कन्वर्ट की रिटर्न टाइप है, जो दूसरा वाला कैर है वो कन्वर्ट का आर्ग्यूमेंट है, ऐसा ही है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं अपन मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन के अंदर आकर हमें लेने चाहिए दो वेरिएबल, राइट, एक ch1 एक ch2। ठीक, ch1 में यूजर से एक कैरेक्टर डिमांड करते हैं बाय सेइंग एंटर अ कैर। जो भी वो हमें देगा स्कैन से कर लेते हैं उसको स्कैन, और रख लेते हैं अपने वेरिएबल ch1 में। तो ch1 के अंदर यूजर का दिया हुआ इनपुट आ गया। अब जरा मुझे कन्वर्ट कॉल करके बताइए कैसे करेंगे। हाउ आर वी गोइंग टू कॉल दिस फंक्शन कन्वर्ट। गलत बात। कॉल होगा ch2 इक्वल टू कन्वर्ट ch1। दिस विल बी द कॉल, ch2 इक्वल टू कन्वर्ट ch1। और उसके बाद जैसा कि आउटपुट चाह रहा था, आपको लिखना पड़ेगा %c आफ्टर कन्वर्जन बिकम्स %c। पहले वाले %c की जगह पे कौन, पहले वाले %c की जगह पे ch1, दूसरे वाले की जगह पर ch2, और लास्ट में आएगा रिटर्न 0। वेरी गुड। ये रिटर्न 0 लिखना जरूरी है, गुड। जरूरी नहीं है लेकिन रिकमेंडेड है। जरूरी नहीं है, नहीं रिटर्न 0 लिखेंगे तो भी कोड चल जाएगा, लेकिन कंपाइलर आपको फिर वार्निंग देगा कि रिटर्न टाइप इंट है और आप कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, राइट। तो रिटर्न 0 लिखना जरूरी है। और ये 0 क्या इंडिकेट करता है, मेन से रिटर्न करा गया 0 क्या इंडिकेट करता है, वेरी गुड, मेन से रिटर्न करा गया 0 ये इंडिकेट करता है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ। सक्सेसफुली कंपाइल नहीं, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। ये ऑपरेटिंग सिस्टम को मैसेज जाता है कि यहां से सक्सेस जा रहा है, यानी सब कुछ सही रहा, सब बढ़िया रहा, राइट। जैसा मैंने आपको क्लासरूम में कहा था, ऑल इज वेल। यस, ये रिटर्न 0 बता रहा है ऑल इज वेल, ठीक है, राइट। अब आते हैं अपन कन्वर्ट फंक्शन की डेफिनेशन पे। तो ये हो गया कन्वर्ट फंक्शन की कोडिंग। तो यहां आ जाएगा कैर फॉलोड बाय ch। अंदर बोलिए क्या लिखेंगे, कैसे करेंगे कन्वर्ट को, अपर है तो लोअर, लोअर है तो अपर, जल्दी जल्दी फटाफट। इफ लगाएंगे पहले तो कंडीशन नहीं लगेगी, आप ये चेक नहीं करोगे कि ch के अंदर आया कैपिटल लेटर है कि स्मॉल। तो आप चेक करेंगे अगर ch में 65 से 90 के बीच में वैल्यू है तो ये अपर है कि लोअर,
ये अपर है कि लोअर? वेरी गुड, ये अपर है। अगर ये अपर है तो CH में CH+32 कर दें, लोअर बन जाएगा। वेरी गुड। अगर ये इफ कंडीशन फॉल्स है तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए? अगर ये इफ एल्स नहीं होना चाहिए साहिल, एल्स इफ होना चाहिए। अगर मैंने एल्स लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। उस केस में फिर हर सिंबल या स्मॉल लेटर सब एल्स में चले जाएंगे। तो मैं एल्स में तभी जाना चाहता हूं जब आने वाले कैरेक्टर का आस्की कोड 97 से 122 के बीच में हो। राइट, अगर इसके बीच में है तो CH में 32 माइनस कर दें। यस, वेरी गुड। और अगर इफ और एल्स इफ दोनों फेल हो गए तो, अगर इफ और एल्स इफ दोनों फेल हो गए तो कोई जरूरत नहीं है एल्स लगाने की। जबरदस्ती का एल्स लगाएंगे आप सिर्फ रिटर्न CS लिख दीजिए। आप सोचिए, अगर इफ और एल्स इफ दोनों फेल हो गए तो कंट्रोल कहां जाएगा? अगर इफ और एल्स इफ दोनों फेल हो गए तो कंट्रोल सीधा चला जाएगा रिटर्न CH पे। तो CH जैसा है वैसा ही रिटर्न हो जाएगा। बिल्कुल, CH जैसा है वैसा ही कर दिया जाएगा यहां से रिटर्न। कोई जरूरत ही नहीं है आपको यहाँ पर एल्स लगाने की। इससे एक और बड़ी गलतफहमी दूर हुई होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में रहती है, क्या इफ एल्स इफ बिना एल्स के आ सकता है? क्या इफ और एल्स इफ बिना एल्स के आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, कंपाइलर को कोई इशू नहीं है। राइट, वेरी गुड। चलिए अब इस कोड को करते हैं अपन रन। तो ये रहा कोड का एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम रन होगा। सबसे पहले एंटर अ कैरेक्टर, मैंने दिया H, अपर केस H, तो मुझे मिल जाएगा H आफ्टर कन्वर्जन बिकम्स H। राइट, फिर से कोड रन करते हैं। इस बार मैंने इनपुट में टाइप करा स्मॉल I, तो मुझे मिल जाएगा स्मॉल I आफ्टर कन्वर्जन बिकम्स कैपिटल I। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने पास करा प्लस का सिंबल, तो कोड कह देगा प्लस आफ्टर कन्वर्जन बिकम्स प्लस। पहला एग्जांपल क्लियर है, सिंपल था। ठीक है, अब लेते हैं थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क। कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। पढ़िए आराम से। पढ़ने के बाद डन लिखिएगा अगर समझ में आ रहा है तो। क्लियर है? ठीक है, ये जो फंक्शन है हम इसको एक इंटीजर पास करेंगे और ये हमें प्रिंट करके देगा उस इंटीजर की बाइनरी वैल्यू। बाइनरी निकालना सबको आता है? आता है? जैसे मुझे 12 का बाइनरी निकालना है, तो अगर आप मैथमेटिकली सॉल्व करें तो 2 6 आर 12, रिमाइंडर 0। राइट, 2 3 आर 6, रिमाइंडर अगेन 0। 2 1 आर 2, रिमाइंडर 1। अब आप ये पैटर्न यहां से ले लीजिए, तो ये बन गया 12 का बाइनरी, विच इज 1 1 0 0। दिस इज बाइनरी ऑफ 12। अब इसके लिए लॉजिक क्या ले, जल्दी जल्दी बताइए। इसके लिए लॉजिक क्या लिया जाए? तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल। समझिएगा वो लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि अपन लोग एक एरे ले लेते हैं, ले सकते हैं एक एरे फंक्शन बॉडी के अंदर। ठीक है, एक एरे ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नंबर आ रहा है 12। सबसे पहले हम 12 को 2 से डिवाइड करें, रिमाइंडर कितना बचेगा? जल्दी बोलिए। रिमाइंडर बचेगा 0। ये जो रिमाइंडर आ रहा है इसको आप एरे के अंदर कॉपी करते जाएं। राइट, तो ये 0 इस एरे के अंदर कॉपी हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आप नंबर को बाय 2 कर दीजिए, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय 2 6 हो जाएगा। अब फिर आप 6 का मॉड करिए 2 के साथ। 6 का 2 के साथ मॉड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? अभी भी 0 बचेगा। ये 0 को भी आप एरे में कॉपी कर लीजिए। राइट, फिर आप नंबर को बाय 2 कर दीजिए। 6 को बाय 2 करेंगे तो नंबर कितना बचेगा? 6 को बाय 2 करेंगे तो नंबर 3 बचेगा। वेरी गुड। अब आप 3 का 2 से मॉड निकालिए। 3 का 2 से मॉड निकालेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा? 3 का 2 से मॉड निकालेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। तो यहां पर आप 1 रख लीजिए। राइट, उसके बाद फिर आप नंबर को 2 से डिवाइड करिए। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 बचेगा। ठीक है, अब आप 1 का अगर आप 2 का 1 से करेंगे तो क्या बचेगा आंसर? अगर 1 को 2 से मॉड करेंगे तो आई होप आपको सी के मॉड का रूल याद होगा।
अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है तो न्यूमरेटर ही आंसर होता है, तो यहां आ जाएगा हमारे पास 1, राइट। और अब की बार आप इस 1 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 कितना होता है, 0 होता है। 0 पे लूप हो जाना चाहिए स्टॉप, और ये वाला जो 1 है ये आप एरे में रख लेंगे। उसके बाद एरे को रिवर्स प्रिंट कर दीजिए। अगर एरे को रिवर्स प्रिंट कर दें अपन 1110, मिल जाएगा 12 का बाइनरी। बस यही लॉजिक है, ये एक लॉजिक है, ऐसे कई सारे लॉजिक हो सकते हैं, याद रखिएगा। बिना एरे के भी आप बाइनरी निकाल सकते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द लॉजिक जिसमें हम बहुत सिंपल तरीके से एरे यूज करके काम कर सकते हैं। सो लेट्स गेट बैक टू द कोड। प्रोग्राम को सेव करता हूं मैं, इस बार नाम example2 दे रहा हूं। सो दिस आर example2, ठीक है। example2 में हमेशा की तरह सबसे पहले फंक्शन की प्रोटोटाइप, बिल्कुल सही है साहिल, बिटवाइज ऑपरेटर से भी कर सकते हैं, पावर फंक्शन यूज करके भी कर सकते हैं, एरे को अवॉइड करके। चलिए फिलहाल बताइए कैसे करेंगे। अगर मैंने एरे वाली अप्रोच ली है तो फंक्शन की प्रोटोटाइप क्या आएगी, जल्दी बोलें, फंक्शन की प्रोटोटाइप क्या आएगी। इतना सोच रहे हैं आप, फंक्शन की प्रोटोटाइप आएगी वॉइड डेसिमल टू बाइनरी पैरामीटर टाइप इंटीजर। भुवन, इस तरह से सी में एरे रिटर्न नहीं होता है बेटा, इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट। अगर रिटर्न ही करना है तो क्या करेंगे, कैन एनीवन टेल। अगर हमें इस डेसिमल टू बाइनरी से एरे रिटर्न ही करवाना है तो क्या करेंगे, तो फिर रिटर्न टाइप रखेंगे इंटीजर पॉइंटर। फिर वो ऐसे होगा, अगर कोई फंक्शन सी में एरे रिटर्न करता है तो वो एरे का बेस एड्रेस रिटर्न करता है, और एरे का बेस एड्रेस रिटर्न करने के लिए रिटर्न टाइप रखनी पड़ेगी इंट स्टार। यार आए समझ सबको, है ना। लेकिन फिर एक काम और करना पड़ेगा, वो भी आपसे अभी डिस्कस करता हूं मैं, है ना। पहले इसको वॉइड के साथ बना लें, फिर बात करते हैं रिटर्न टाइप इंट स्टार रखेंगे तो क्या ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाइए मेन फंक्शन के अंदर। एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही है मेरी आपको। एम आई ऑडिबल, पावर कट हो गया, पावर कट हो गया यहाँ पर, राइट। मैंने ऑल्टरनेट सोर्स से कनेक्ट करा है, वॉइस आ रही है मेरी प्रॉपर, वीडियो ऑफ कर दिया है मैंने, एब्सेस्ड ऑफ द वीडियो, राइट। अभी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं, वॉइस क्लियर है मेरी, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब आते हैं अपन मेन के अंदर। मेन के अंदर हमारा पहला स्टेप होगा, एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं। इंटीजर वेरिएबल लेने के बाद प्रिंटफ, प्रिंटफ में यूजर से बोलते हैं अपन एंटर एन इंटीजर, राइट। जो भी इंटीजर यूजर से मिला स्कैन करके उसे हम लोग रख लेंगे अपने वेरिएबल एन में, राइट। तो ये आ गया एड्रेस ऑफ एन। उसके बाद स्कैन है, सॉरी, उसके बाद फिर हम लोग कॉल करेंगे हमारे फंक्शन को डेसिमल टू बाइनरी, जिसको एन पास करेंगे, और यहां आ जाएगा हमारा रिटर्न 0। ठीक है, अब आते हैं हम वॉइड डेसिमल टू बाइनरी पे। आर्ग्यूमेंट टाइप फंक्शन की हो जाएगी इंट एन। ठीक, अब मुझे बताइए, मुझे अंदर एरे डिक्लेयर करना है, कितना बड़ा एरे होगा, कितना बड़ा एरे होगा, वेरी गुड। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 32 बिट्स का ही बाइनरी बनेगा, क्योंकि इंटीजर होता है 4 बाइट का। अगर 4 बाइट को आप बिट्स में कन्वर्ट करें तो 32 बिट बनती है, तो मैक्सिमम जो बाइनरी निकलेगा वो 32 बिट्स का निकलेगा। तो एरे अपन ने ले लिया ऑफ 32 बिट्स। फिर क्या करा, फिर हमने एक इंटीजर आई लिया और साथ में एक रैम नाम का वेरिएबल लिया, ठीक है। फिर क्या करा, आई को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, आई रोल प्ले करेगा इंडेक्सिंग का, राइट। कंडीशन डाली मैंने व्हाइल n इज ग्रेटर देन 0। लूप हमारा तब तक चलना चाहिए जब तक n की वैल्यू 0 से बड़ी है, फाइन। लूप के अंदर आकर अब आप बताइए, मैंने आपको थ्योरी पहले ही समझा दी है, क्या करना है। सबसे पहले हमें मॉड करना है n को 2 से। इफ की जरूरत ही नहीं, आखिर इफ क्यों लगाएंगे बच्चे, सीधे कहेंगे रेम इक्वल टू n मॉड 2, रिमाइंडर आ जाएगा। 2 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है वो रैम में आ जाएगा, आ जाएगा। क्या करें इस रैम का, क्या करें इस रैम का, इस रैम को ARR में कहां कॉपी कर दें,
ith इंडेक्स पे कॉपी कर दें, ARR I इक्वल टू रैम, I को प्लस प्लस भी करना पड़ेगा, यस I को प्लस प्लस भी करना पड़ेगा, और फिर नंबर को डिवाइड बाय 2 भी करना पड़ेगा n इक्वल टू n बाय 2, यस करना पड़ेगा n इक्वल टू n बाय 2। ठीक, उसके बाद जब हम लूप से बाहर निकलेंगे तो अगला स्टेप क्या होगा, सोच के बोलिएगा, अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा एक फॉर लूप चलाना जो एरे को रिवर्स प्रिंट करे, करना पड़ेगा एरे को रिवर्स प्रिंट। वेरी गुड, तो फॉर में कुछ इनिशियलाइजेशन चाहिए, फॉर में कुछ इनिशियलाइजेशन चाहिए, बोलिए जल्दी, फॉर में कुछ इनिशियलाइजेशन चाहिए, क्या चाहिए बताइए, क्या इनिशियलाइजेशन लिखना होगा, बैकस्लैश जीरो, कैसी बातें करते हो आयुष, इंटीजर एरे में बैकस्लैश जीरो कहां से आ जाएगा, नहीं, गलत जवाब सचिन, गलत जवाब अंकित, गलत जवाब आकृत, आई माइनस माइनस करना पड़ेगा, आई माइनस माइनस करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा आई माइनस माइनस, बुद्धि लगाइए, जब आपका ये वाई लूप चलेगा तो आई लास्ट में एक बार एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट होगा, आई लास्ट में एक बार एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट होगा, उसे डिक्रीमेंट भी तो करना पड़ेगा, अभी अपन ट्रेस करते हैं तो आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कंडीशन हमारी हो जाएगी आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसके बाद हम लिख देंगे आई माइनस माइनस, राइट, और लूप बॉडी के अंदर क्या लिखेंगे, लूप बॉडी के अंदर हम लोग लिख देंगे प्रिंटफ परसेंटेज डी कॉमा ARRI, राइट, ये हो जाएगा बाइनरी प्रिंट। लेकिन आउटपुट में जरा नोटिस करिए, हमें मैसेज भी चाहिए बाइनरी ऑफ 12 इज, ये कैसे आएगा, बाइनरी ऑफ 12 इज, ये मैसेज कैसे लाएंगे, तो ये मैसेज इस फॉर लूप के पहले ले आएंगे, और वो इस फॉर के पहले प्रिंट नहीं होगा, वो प्रिंट होगा बिल्कुल वाइल के ऊपर, क्योंकि गौर कीजिएगा जब ये वाइल खत्म होगा तब तक n 0 हो चुका होगा, जब ये वाइल खत्म होगा तब तक n 0 हो चुका होगा, इस वाइल के ऊपर आपको लिखना होगा बाइनरी ऑफ परसेंटेज डी इज, और यहां n, राइट, तो इसके बाद जो जगह देख रहे हैं आप उस जगह पर प्रिंट हो जाएगा ये वाले प्रिंटफ का ARRI का डेटा। आया समझ, नहीं आया, समझ आया, राइट, पहले मैं रन कर देता हूं, ओके ओके, अभी ट्रेस करता हूं रवि, चिंता मत करिए, अभी ट्रेस करता हूं, पहले इसको रन करके दिखा दूं फिर मैं ट्रेस करता हूं ताकि आप लोग के डाउट दूर हो जाए। ठीक है, लेट्स रन इट, ताकि जिन लोगों को क्लियर हो गया है वो आउटपुट भी देख लें। कोड रन हुआ हमारा, प्रोग्राम ने मांगा एक इंटीजर, मैंने इंटीजर दिया 12, कितना होता है 12 का बाइनरी, 1100, वेरी गुड, एक और टेस्ट करते हैं, फिर कोड रन हुआ, मैंने इंटीजर दिया 15, कितना होता है 15 का बाइनरी, 15 का बाइनरी होता है 1111, राइट। ठीक है, अब अपन इसको ट्रेस कर लेते हैं ताकि आप लोग के डाउट्स हो वो दूर हो जाने चाहिए। करिए मेरे साथ ध्यान से इस कोड को ट्रेस। सबसे पहले हमारे प्रोग्राम ने एक एरे बनाया है, ये रहा हमारा एरे, राइट, एरे के अंदर ये हैं कुछ सेल, ठीक है तो 32 का, लेकिन मैं इसे डिक्लेयर कर रहा हूं फिलहाल 9 का। ठीक है, अच्छा, सारे सेल में गार्बेज पड़ा है, हाँ या ना, यस, सभी सेल में गार्बेज पड़ा हुआ है अभी के लिए। ठीक, आई को आपने 0 पे सेट करा हुआ है, यस, आई को अपन ने 0 पे सेट करा हुआ है, ये हमारा ARR एरे है। चलिए अब n के लिए ट्रेसिंग करिए, n कितना है, n अपन मानते हैं 12 है, लेट्स इमेजिन यूजर ने 12 दिया है, क्या वाइल कंडीशन ट्रू है, जी वाइल ट्रू है, कोड अंदर जाएगा, पहली बार रिमाइंडर सॉल्व होगा, रिमाइंडर आएगा 12 mod 2, 12 mod 2 कितना होता है, 12 mod 2 0 होता है, तो लाइन नंबर 20 और लाइन नंबर 21 क्या करेंगी, लाइन नंबर 20 ith इंडेक्स पे कॉपी कर देगी रैम की वैल्यू, रैम की वैल्यू कितनी है, रैम की वैल्यू 0 है, राइट, मैं कलर भी चेंज कर रहा हूं ताकि आप आउटपुट को आसानी से ट्रेस कर पाए, तो यहां 0 कॉपी हो जाएगा, फिर इसके बाद आई प्लस प्लस होगा, यस, इसके बाद आई प्लस प्लस होगा, आई प्लस प्लस आई की वैल्यू को 0 से बढ़ाकर अगले इंडेक्स पे ले आएगा, यस, आई आ जाएगा इंडेक्स 1 पे, और फिर आपका प्रोग्राम n को n/2 कर देगा, तो जब आप 12 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वो 6 रह जाएगा, यस, बाइनरी में डिवाइड बाय 2 करते ही है ना अपन, इसलिए तो यहाँ n/2 करना है, अगर n/2 में नहीं करूंगा तो लूप इनफाइनाइट हो जाएगा कि नहीं, अगर मैं n = n/2 नहीं लिखूंगा तो लूप इनफाइनाइट हो जाएगा, n कभी रिड्यूस ही नहीं होगा,
अब कोड एन कोड 6 करने के बाद फिर से कंडीशन को चेक करेगा, क्या 6 भी 0 से बड़ा है? क्या 6 भी 0 से बड़ा है? हाँ जी है। फिर से रिमाइंडर सॉल्व होगा दूसरी बार। अब की बार रिमाइंडर में आएगा 6 mod 2, कितना होता है? 6 mod 2 का रिमाइंडर 0 होता है। फिर से ARR आई पे रिमाइंडर कॉपी होगा। गौर करिएगा, आई इस वक्त कौन से इंडेक्स पे है? आई इस वक्त इंडेक्स 1 पे है, तो ARR 1 पे कॉपी हो जाएगा, फिर से एक 0। और लाइन नंबर 21 आई को इंक्रीमेंट कर देगी। आई इंक्रीमेंट होकर कहां पहुंच जाएगा? आई इंक्रीमेंट होकर पहुंच जाएगा अगले इंडेक्स पे, विच इन आर केसेस इंडेक्स 2। बहुत बढ़िया। फिर n इक्वल टू n बाई 2 होगा। n इक्वल टू n बाई 2, n को कर देगा 6 बाई 2। 6 बाई 2 कितना होता है? 6 बाई 2 3 होता है। n को 3 करने के बाद फिर वाइल कंडीशन चेक होगी, क्या 3 भी 0 से बड़ा है? जी हाँ, 3 भी 0 से बड़ा है। कोड अंदर जाएगा, तीसरी बार रिमाइंडर सॉल्व होगा। अब की बार रिमाइंडर आएगा 3 mod 2 का। 3 mod 2 का रिमाइंडर कितना होता है? 1 होता है। ठीक, आपका प्रोग्राम ARR के ith इंडेक्स पे रिमाइंडर कॉपी करेगा, राइट? ith इंडेक्स मतलब इंडेक्स 2 पे रिमाइंडर मतलब 1 कॉपी होगा, राइट? उसके बाद कोड आई को कर देगा प्लस प्लस। आई बढ़कर कहां पहुंचा? आई बढ़कर इंडेक्स नंबर 3 पे आ गया, राइट? ओके। फिर उसके बाद आपने n को n बाई 2 कर दिया। n हो गया 3 बाई 2। 3 बाई 2 इज हाउ मच? 3 बाई 2 होता है 1। सी लैंग्वेज के अनुसार 3 बाई 2 1 होता है ना। मैथ्स तो कहती है 3 बाई 2 इज 1.5, लेकिन सी के लिए 3 बाई 2 इज ओनली 1, बिकॉज इंटीजर अपॉन इंटीजर इज एन इंटीजर। फिर लूप इटरेट होगा, क्या 1 भी 0 से बड़ा है? यस, 1 भी 0 से बड़ा है। चौथी बार लूप की बॉडी चलेगी। अब की बार रिमाइंडर में आएगा 1 mod 2। 1 mod 2 अकॉर्डिंग टू सी प्रोग्रामिंग इज ऑलवेज 1। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, और आप मॉड करते हैं तो सी लैंग्वेज न्यूमरेटर देती है, राइट? सी का रूल है ये। तो 1 mod 2 का रिजल्ट आपको 1 मिल जाएगा। ये 1 हमारा प्रोग्राम कॉपी कर देगा एरे के इंडेक्स नंबर 3 पे, तो यहां पर कॉपी हो जाएगा 1। इसके बाद गौर कीजिएगा, आई एक बार और इंक्रीमेंट होगा। दिखा आपको आई इंक्रीमेंट होता हुआ? होगा आई प्लस प्लस, और आई पहुंच जाएगा गार्बेज वैल्यू के इंडेक्स पे। पहुंच जाएगा ना गार्बेज वैल्यू के इंडेक्स पे, इंडेक्स 4 पे। ठीक है, उसके बाद n इक्वल टू n बाई 2 होगा। कितना होता है 1 बाई 2? 1 बाई 2 होता है 0। तो n की वैल्यू हो जाएगी 0। n के 0 होने पर वाइल स्टॉप हो जाएगा। यस, वाइल स्टॉप हो जाएगा, बाहर आएंगे। अब आप सोचिए, ये i माइनस माइनस जरूरी है जो मैंने इनिशियलाइजेशन में करा है? बहुत जरूरी है। अगर मैं इसे नहीं करता तो आउटपुट में गार्बेज दिखता अपन को। वो गार्बेज ना दिखे इसके लिए हमने आई को पहले रिड्यूस कर लिया, तो आई आ गया इंडेक्स नंबर 3 पे। बस, बाकी आप समझ ही सकते हैं। अब हम 3210 इंडेक्स वाले डेटा को प्रिंट कर रहे हैं। ARR 3 पे कौन है? ARR 3 पे 1 है। ARR 2 पे कौन है? 1 है। ARR 1 पे 0 है। ARR 0 पे भी 0 है। आपको मिल जाएगा 1110। क्लियर हुआ? ठीक है। अब एक जरूरी बात वो ये कि क्या हम ये बाइनरी वैल्यू मेन में रिटर्न कर सकते थे? क्या हम ये बाइनरी वैल्यू मेन में रिटर्न कर सकते थे? जल्दी बोलिए हाँ या ना। क्या हम ये बाइनरी वैल्यू मेन में रिटर्न कर सकते थे? कर सकते थे। उस केस में हमें एरे रिटर्न करना पड़ता। एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। यस, एरे रिटर्न करना पड़ता। और एरे रिटर्न करने के लिए आप ये फॉर लूप ना लगाते, यहां लिखते आप रिटर्न ARR, ऐसे लिखते? बिल्कुल लिखते। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, राइट? आप मुझे बताइए, अगर आप ARR रिटर्न करेंगे तो कंपाइलर पूरा एरे रिटर्न करेगा कि बेस एड्रेस रिटर्न करेगा? कंपाइलर पूरा एरे रिटर्न करेगा या एरे का बेस एड्रेस रिटर्न करेगा? जवाब है बेस एड्रेस रिटर्न करेगा। ठीक है, अब ये मैं पूरी प्रोसेसिंग को हटा रहा हूं, फोकस करिएगा। अब हम जो कोड में चेंज कर रहे हैं, तो अगर मेरे इस एरे का बेस एड्रेस 4000 है तो कंपाइलर 4000 रिटर्न करेगा। यस, कंपाइलर 4000 रिटर्न करेगा। 4000 वैल्यू है कि एड्रेस है? 4000 वैल्यू है कि एड्रेस? एड्रेस है। तो आपने जो फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड रखी है उसकी जगह इंट स्टार आएगा? आएगा ना? इंट नहीं आएगा, ये भी समझ आ रहा है? ये तो नहीं सोच रहे हैं ना सर इंट आना चाहिए, 4000 रिटर्न हो रहा है तो इंट रिटर्न हो रहा है। 4000 कोई वैल्यू नहीं है,
4000 एक एड्रेस है, और जब फंक्शन से एड्रेस रिटर्न करते हैं तो रिटर्न टाइप में क्या लगाते हैं? रिटर्न टाइप में एस्ट्रिक लगाएंगे। ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ? अब दूसरी जरूरी बात, अब ये बताइए, ये जो एरे रिटर्न होगा इसको रिसीव करेगा कोई मेन में? कोई ऐसा होगा जो मेन में इस एरे को रिसीव करे? यस, मेन में हमें लेना पड़ेगा एक पॉइंटर जो इस एरे को रिसीव करेगा। यस और नो? एरे के एड्रेस को रखने वाला पॉइंटर ही होता है ना? गुड। तो यहां से अगर एरे रिटर्न हो रहा है तो उसे रिसीव करने वाला भी एक पॉइंटर होगा। वेरी गुड। तो यहां पर एक पॉइंटर डिक्लेयर होगा। ये समझ आ रहा है? पी नाम का पॉइंटर जो मैंने डिक्लेयर करा है। वेरी गुड। फिर मैं यहां लिखूंगा p इक्वल टू डेसिमल टू बाइनरी, तो p में एरे का बेस एड्रेस आ जाएगा, आ जाएगा। अब ये बताइए, इस p पे मुझे फॉर लूप चलाना होगा, इस p पे फॉर लूप चलाना होगा जो फॉर लूप हम अभी नीचे चला रहे थे। यस और नो? इस p पे हमें फॉर लूप चलाना होगा। तो फॉर लूप कैसे चलेगा? वो फॉर लूप कैसे चलेगा? आपको तो लूप उल्टा चलाना है, तो कहां से शुरू करेंगे आप ये लूप? तो कैसे चलाएंगे भुवन? यही तो मैं कह रहा हूं, लूप कैसे चलाओगे? कहां से शुरू करोगे तुम? क्या लिखोगे? फॉर, फॉर क्या? पी माइनस माइनस, पी तो बेस एड्रेस पे है बेटा, पी तो यहां पॉइंट कर रहा होगा ना। कैसे चलाओगे फॉर लूप उल्टा? तो पी को प्लस प्लस चलाओगे तो पहले 0 प्रिंट हो जाएगा। समझ आ रही है प्रॉब्लम? दिक्कत दिख रही है? सुनो, अब हमें क्या करना पड़ेगा। तो फिर एक काम करते हैं, हम सबसे पहले एरे में इनिशियलाइजर डाल देते हैं -1। जब हम ऐसा करेंगे तो एरे में से गार्बेज हटकर सभी सेल में -1 आ जाएगा। हाँ या ना? आ जाएगा ना सभी सेल में -1? इसका मतलब अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो ये जितने गार्बेज हैं, ये गार्बेज की जगह क्या होंगे? ये जितने गार्बेज हैं ये गार्बेज की जगह क्या होंगे? वेरी गुड, ये सारे गार्बेज -1 होंगे। होंगे? वेरी गुड। अब मैं यहां पर एक फॉर लूप ऐसा चला सकता हूं, जब तक -1 ना आए तब तक आई को इंक्रीमेंट करो। कैन आई डू दैट? जब तक -1 आए तब तक आई को इंक्रीमेंट करो, तो आई जाकर 4 पे रुकेगा, आई 4 पे जाकर रुकेगा, है ना? और उसके बाद फिर मैं लूप चला दूंगा आई को माइनस माइनस करके सबको प्रिंट कराने का। यानी यहां पे मैं कह दूं आई को इनिशियलाइज करो 0 से, राइट? लूप को तब तक चलाओ जब तक पी आई किसके बराबर ना हो? जब तक पी आई किसके बराबर ना हो? -1 के बराबर ना हो। और आई को साथ में क्या करते जाओ? आई को साथ में करते जाओ प्लस प्लस। यहां लगा दूं मैं एक सेमीकोलन, राइट? अब मुझे बताइए आई कौन से इंडेक्स पे जाकर रुकेगा? उस इंडेक्स पे जाकर रुकेगा जहां -1 मिलेगा, 4 पे। फिर मैं यहां पर वापस वही वाला लूप चला सकता हूं, आई माइनस माइनस, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, अंदर प्रिंटफ, प्रिंटफ में %d कॉमा पी आई। कैन आई डू दिस? ठीक है। और मेरे पास n होगा ही होगा, तो मैं यहां पर ये भी लिख सकता हूं, प्रिंटफ %d या बाइनरी वैल्यू ऑफ %d इज, और इस %d के बाद हमारा वेरिएबल n। ये आ रहा है समझ? ये आ रहा है समझ? वेरी गुड। कोड सही चलेगा? क्या लगता है आपको? कोड सही चलेगा? चलाएं? रन करूं? चलिए रन करते हैं, आप बताइएगा कोड सही चला कि नहीं चला। देखिए ध्यान से, कंपाइलर ने पहले ही एरर दे दी। टेक्निकली देखें तो वो वार्निंग दे रहा है। नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है, आप जिस एरे का एड्रेस रिटर्न कर रहे हैं, क्या वो एरे फंक्शन खत्म होने के बाद सरवाइव करेगा कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा? आप जिस एरे का एड्रेस रिटर्न कर रहे हैं, क्या वो एरे
फंक्शन खत्म होने के बाद सरवाइव करेगा कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए आप नोटिस करिए नीचे आपको एक वार्निंग दिख रही है। क्या आप सब लोग नीचे एक वार्निंग देख पा रहे हैं? जो आपसे कहा जा रहा है आप एक ऐसे वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न कर रहे हैं जो लोकल है, तो इसको दूर कैसे करेंगे? इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? तो पहले अपन कोड चला लेते हैं और देख लेते हैं आउटपुट के अंदर क्या आ रहा है। आ रहा है कुछ नॉनसेंस। देखिए आपका डेटा ही नहीं प्रिंट हो रहा, राइट? तो इसके लिए हम लोग एरे के आगे एक कीवर्ड लगा देंगे विच इज कॉल्ड स्टैटिक। जब भी किसी वेरिएबल या एरे को हम स्टैटिक करते हैं वो फंक्शन खत्म होने के बाद भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। सुना सबने? जब भी किसी वेरिएबल या फंक्शन एरे को हम स्टैटिक करते हैं तो वो फंक्शन खत्म होने के बाद भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ये बात समझ आई? आया समझ? अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूं तो आप नोटिस करिए वार्निंग कंपाइलर ने विड्रॉ कर ली। यस, कंपाइलर ने वार्निंग विड्रॉ कर ली, राइट? अब ये जो इनिशियल डेटा है आपका, ये डेटा को अपन लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहां पर अगर आप नोटिस करें तो -1 शायद सभी सेल्स के अंदर ये वाला कंपाइलर नहीं डाल रहा होगा, इसलिए -1 ढूंढते ढूंढते हमारा लूप काफी आगे तक निकल गया। तो हम ये भी कर सकते हैं, इसमें एक लूप चला के अपनी तरफ से -1 फिल कर दें। कर सकते हैं एक लूप चला के -1 फिल कर सकते हैं ना? तो देखिए वो क्या कर रहे हैं अपन। तो यहां पर एक लूप चलाते हैं अपन, फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 32, i प्लस प्लस, अंदर कह देते हैं ARR i इज इक्वल्स टू -1, बाहर आकर i को दोबारा 0 कर देते हैं। आ रहा है आपको समझ? ये लाइन मैंने क्यों लिखी? जो इस समय मिंग डब्ल्यू कंपाइलर है वो -1 को हर सेल में नहीं पहुंचा रहा है, तो बाकी सेल में वो गार्बेज छोड़ दे रहा है। लेकिन टेक्निकली कई कंपाइलर्स इनिशियलाइजर लिस्ट में जब एक वैल्यू देखते हैं तो उसी से सारे सेल्स को कर देते हैं इनिशियलाइज। बट फिलहाल ये हो रहा है -1 के बाद बाकी सारे सेल में 0 भरा जा रहा है, राइट? अब अपन ने सारे सेल में -1 भर दिया। समवन इज आस्किंग स्टैटिक का कॉन्सेप्ट वापस समझा दीजिए। तो मैं बता दूं आपको, स्टैटिक का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम किसी वेरिएबल को स्टैटिक कर देते हैं तो वो वेरिएबल फंक्शन खत्म होने के बाद भी मेमोरी में सरवाइव करता है। तो तब तक मेमोरी नहीं छोड़ेगा जब तक अब आपका प्रोग्राम डेड ना हो जाए। जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं होगा तब तक ये वेरिएबल मेमोरी नहीं छोड़ेगा। तो हमें इसका एड्रेस रिटर्न करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये सी का रूल है, अगर आप किसी भी वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करते हैं तो आपको उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा? कीवर्ड। अगर आप किसी भी वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करते हैं तो आपको उसके आगे कीवर्ड लगाना पड़ेगा स्टैटिक। ये सी लैंग्वेज का रूल है। ऐसा करके इस वेरिएबल की लाइफ आप बढ़ा दे रहे हैं। नॉर्मली ये एरे फंक्शन खत्म होने पर डिस्ट्रॉय हो रहा था, यस, लेकिन अब वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा क्योंकि आपने इसके आगे कीवर्ड लगा दिया है स्टैटिक। और ये फॉर लूप क्या कर रहा है? ये फॉर लूप एरे के हर सेल में बाय डिफॉल्ट फिल कर दे रहा है -1। ये -1 फिल करना क्यों जरूरी है? -1 फिल करना इसलिए जरूरी है ताकि जब हम वापस मेन में लौटे तो हमें ये पता चले कि हमें किस वैल्यू तक जाकर बाइनरी को प्रिंट करना है। समझ आ रहा है? क्योंकि इंटीजर एरे में कोई नल कैरेक्टर तो होता नहीं है। इज दिस क्लियर? बहुत बढ़िया। ये हुआ हमारा बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी का असाइनमेंट। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 पे। एक्सरसाइज नंबर 3 एक मल्टी फंक्शन प्रोग्राम है जिसमें अपन लोग एक से ज्यादा फंक्शंस बनाएंगे और वो फंक्शंस आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। तो पहले पढ़ के बताइए कितने फंक्शन बनाने हैं? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितने फंक्शन बनाने की जरूरत है? जल्दी फटाफट। वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 फंक्शन बनाने की जरूरत है। गुड। क्या है उन 2 फंक्शनों के नाम? उन 2 फंक्शनों के नाम क्या हैं? सम और एवरेज। वेरी गुड। कौन किसको कॉल करेगा? क्या लग रहा है आपको, कौन किसको कॉल करेगा? वेरी गुड। एवरेज कॉल करेगा सम को और मेन कॉल करेगा एवरेज को। मेन से कॉल होगा एवरेज, एवरेज से कॉल होगा सम। अच्छा, और कितने नंबरों का एवरेज निकालना है? 3 नंबरों का। ठीक, तो अब ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए मुझे फंक्शन का डिक्लेरेशन दीजिए। दिस इज एक्सरसाइज नंबर 3। ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए मुझे दोनों फंक्शनों का डिक्लेरेशन दीजिए। सबसे पहले एवरेज का डिक्लेरेशन दें। एवरेज हमें कुछ रिटर्न करेगा? करेगा। एवरेज रिटर्न करेगा फ्लोट।
वेरी गुड। नाम होगा उसका एवरेज। आर्गुमेंट लेगा कुछ? जी, आर्गुमेंट लेगा इंट कॉमा इंट कॉमा इंट। बहुत बढ़िया। सम का डिक्लेरेशन दीजिए, सम फंक्शन का डिक्लेरेशन दीजिए। डिक्लेरेशन पूछ रहा हूं बेटा, डिक्लेरेशन में तीनों चीजें आती हैं, राइट? INT सम, INT, 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 ये सम का डिक्लेरेशन। क्लियर हुआ? वेरी गुड। क्या दोनों फंक्शनों को ग्लोबल डिक्लेयर करना चाहिए? बिल्कुल, आपको हर फंक्शन को ग्लोबल डिक्लेयर करना चाहिए। अगर फंक्शन को ग्लोबल डिक्लेयर नहीं करेंगे तो आप मेन से तो फंक्शन कॉल कर लेंगे, लेकिन दूसरे फंक्शन से जब कॉल करेंगे तो कंपाइलर को प्रोटोटाइप नहीं मिलेगी। मेरी बात दोबारा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं क्या मैं इन दोनों फंक्शनों को मेन के अंदर डिक्लेयर कर सकता हूं, आपका जवाब क्या होगा? हाँ कि ना? मैं इन दोनों को मेन के अंदर डिक्लेयर कर सकता हूं? कर तो सकता हूं, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। ये जो एवरेज है इसको हम कहां से कॉल करने वाले हैं? एवरेज को हम कॉल करने वाले हैं मेन से। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपाइलर एवरेज का कॉल तो एग्जीक्यूट कर देगा, हम जो भी पास करेंगे उन वैल्यूज के अनुसार, राइट? लेकिन हम लोग एवरेज के अंदर से सम को कॉल करने की बात कर रहे थे। हम लोग एवरेज के अंदर से सम को कॉल करने की बात कर रहे थे। जी हाँ, हम बात कर रहे थे हम एवरेज के अंदर से सम को कॉल करेंगे। जब हम एवरेज के अंदर से सम फंक्शन को कॉल करेंगे तो कंपाइलर डिक्लेरेशन ढूंढने के लिए मेन के ऊपर जाएगा। क्या मेन के ऊपर उसे सम का डिक्लेरेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कंपाइलर क्या करेगा? आज ही पढ़ा है आपने, कंपाइलर करेगा इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन, राइट? और इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन हमेशा इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन करेगा अंकित, एरर टाइप मिसमैच देगा ये जरूरी नहीं है। इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन करेगा, और इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन में वो ये एज्यूम कर लेगा कि फंक्शन की रिटर्न टाइप इंटी होगी, नाम समी होगा, आर्ग्यूमेंट टाइप इंटी होगी, ऐसा मानकर वो चलेगा। हालांकि ये जो वो मान रहा है वो हमारे फंक्शन के साथ फिट बैठ रहा है। जो कंपाइलर इम्प्लिसिटली मान रहा है वो हमारे फंक्शन के साथ फिट बैठ रहा है, बिल्कुल फिट बैठ रहा है, इसलिए कोड चल जाएगा। लेकिन ये अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है। इसलिए जब भी हम कोई फंक्शन डिक्लेयर करें हमेशा ग्लोबल एरिया में करें, ताकि हम उसे पूरे प्रोग्राम में कहीं से भी कॉल कर ले। इज दिस पॉइंट ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट तो इनका डिक्लेरेशन जाना चाहिए ग्लोबल एरिया में। ठीक है, अब उसके बाद अपन आते हैं मेन में। मेन में तीन वेरिएबल लेते हैं एबीसी। ठीक है, इन तीन एबीसी के अलावा एक फ्लोट ले लेते हैं अपन लोग एवीजी के नाम से, जिसका काम होगा एवरेज के रिजल्ट को रखना। देन इसके बाद आप यूजर से वो तीन नंबर मांगेंगे, जिन तीन नंबरों का आपको यूजर से इनपुट लेना है। तो प्रिंटफ में आएगा एंटर 3 इंटीजर्स, ये यूजर को आपने मैसेज दिया। स्कैनर से इसकी होगी स्कैनिंग। आगे बोलिए अब आप, जल्दी जल्दी बोलिए। अब इसके बाद तीन इनपुट्स आ गए आपके पास। नाउ व्हाट टू डू? नाउ व्हाट टू डू? अब कॉल आएगा। वेरी गुड। किसका कॉल आएगा? एवरेज का कि सम का? तो जवाब है एवरेज का। मेन कॉल करेगा एवरेज को, तो आप कॉल देंगे एवीजी इक्वल टू एवरेज ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। क्लियर है? वेरी गुड। इसके बाद यहां आ जाएगा एक प्रिंटफ, और प्रिंटफ में आप लिख देंगे एवरेज ऑफ परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी इज परसेंटेज एफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा एवीजी। मेन समझ आ रहा है? आ रहा है? वेरी गुड। यहां आ जाएगा रिटर्न 0। अब आ जाइए आप एवरेज की तरफ। बताइए एवरेज को क्या करना है? एवरेज को क्या करना है? व्हाट इज द टास्क ऑफ एवरेज? एवरेज को कॉल करना है सम को। एवरेज का काम है सम को कॉल करे। गुड। तो यहां पर आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे टोटल। टोटल सम का रिटर्न आंसर रखेगा। कॉल बताइए, एवरेज से सम का कॉल बताइए। हाँ, आर्ग्यूमेंट पास नहीं होंगे क्या? ऐसे कैसे कॉल कर लेंगे बिना आर्ग्यूमेंट के? सम ऑफ आई कॉमा जे कॉमा के। वेरी गुड। ठीक। और उसके बाद उसके बाद आप एवरेज से, हाँ प्रिंट नहीं करना है नवीन, रिटर्न करना है। उसके बाद एवरेज रिटर्न करेगा ना,
यस, तो यहां से आप रिटर्न कर देंगे रिटर्न फ्लोट ऑफ टोटल डिवाइडेड बाय 3। बिल्कुल सही श्रुति, या तो टोटल अपॉन 3.0 या फ्लोट ऑफ टोटल डिवाइडेड बाय 3। समझ आ गया? एवरेज समझ आ गया सबको? वेरी गुड। अब बारी आएगी सम की। तो INT सम, इंटीजर आई कॉमा इंटीजर जे कॉमा इंटीजर के, अंदर क्या करेंगे? अंदर एक लाइन का कोड है बस, रिटर्न आई प्लस जे प्लस के, ये रिटर्न हो जाएगा। राइट, तो अब आप कंट्रोल ट्रेस करिए कहां से कहां माइग्रेट कर रहा है, बताइए। सबसे पहले मेन कॉल करेगा एवरेज को। जब मेन एवरेज को कॉल करेगा तो कंट्रोल इस कॉल के कारण एवरेज पे आएगा। बिल्कुल, कंट्रोल इस कॉल के कारण एवरेज फंक्शन पे आएगा। बहुत बढ़िया। एवरेज के अंदर कौन कॉल हो रहा है? एवरेज के अंदर से सम कॉल हो रहा है, तो कंट्रोल इस कॉल के कारण सम पे आएगा। यहां से आई प्लस जे प्लस के का सम रिटर्न होगा। बिल्कुल रिटर्न होगा। ये वैल्यू रिटर्न होकर वापस जाएगी सम के कॉल पे। करेक्ट, जो सम के कॉल की रिटर्न वैल्यू होगी वो आ जाएगी टोटल में। तो अगर मैं मान लूं एबीसी की वैल्यू 345 थी, अगर हम मान लें 345 वैल्यू थी, तो आई जे के में भी 345 आया होगा। यस, ये आई जे के सम में पास हुए होंगे तो सम में भी 345 गया होगा। यस, सम से क्या रिटर्न हुआ होगा? सम से रिटर्न हुआ होगा 12, तो हमारे टोटल में वैल्यू आएगी 12। एंड फाइनली फ्लोट ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 3, फ्लोट ऑफ 12 विल बी 12.0 डिवाइडेड बाय 3, ये रिटर्न कर देगा 4.0। ये 4.0 किसके पास जाएगा? ये 4.0 किसके पास जाएगा? फाइनली ये 4.0 कहां लौटेगा? फाइनली ये 4.0 लौटेगा वापस मेन के पास। मेन इसे एवीजी में रख लेगा और एवीजी के तौर पे एवरेज हो जाएगा प्रिंट। आ रही है बात समझ? क्लियर हो रहा है? राइट, ये था मल्टी फंक्शन प्रोग्राम। क्योंकि C++ में और डेटा स्ट्रक्चर्स में कई जगह आपको फंक्शन टू फंक्शन कॉल देना पड़ता है। जरूरी नहीं है हर फंक्शन को मेन ही कॉल करे, जरूरत मुताबिक हम किसी दूसरे फंक्शन से भी अपने फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। जैसे एवरेज सम को कर रहा है कॉल। ये भी क्लियर हुआ? वेरी गुड। ठीक है, अब इसको मैं रन कर देता हूं, और उससे पहले कि मैं रन करूं एक जरूरी इंफॉर्मेशन आप सबके लिए। टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया गया है, उसका लिंक मैं पोस्ट कर रहा हूं। सभी लोग उस चैनल को जरूर जरूर ज्वाइन कर लें। सारा मटेरियल उस चैनल पे आएगा और क्लास को लेकर अपडेट्स भी उस चैनल पे आएंगे। जैसा आप जान रहे हैं वेदर कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब हो रही हैं। अभी लास्ट क्लास में वेदर ठीक हो गया था तो क्लास इजीली कंडक्ट हो गई, लेकिन अगर वेदर सिचुएशंस खराब होती हैं तो हो सकता है क्लास का टाइमिंग मुझे चेंज करना पड़े। तो आप अपडेटेड रहिएगा उस चैनल पे। ठीक है, डू वी हैव एडमिन्स इन द बैच? फैजान, इन लोग का टेलीग्राम चैनल का पोस्ट कर दीजिए लिंक। नीलेश, लिंक पोस्ट कर दीजिए। एवरीवन प्लीज चेक आउट दिस लिंक। दिस इज द लिंक फॉर टेलीग्राम चैनल। आपकी चैट विंडो में आ रहा है, इस चैट विंडो पे लिंक टेलीग्राम चैनल का है, उसको प्लीज ज्वाइन कर लें। एवरीवन इज एबल टू सी दिस लिंक? सबको ये लिंक दिख रहा है? इसको याद से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं स्लाइड्स आपसे डिस्कस कर रहा हूं, जो भी मैं कोड्स लिख रहा हूं, पूरा मटेरियल इस लिंक पे इस ग्रुप में ही शेयर करूंगा मैं। ओके ओके, राइट, कोड को अपन करते हैं। संजय, आप एडमिन से बात कर लीजिए, वो वीडियो पोस्ट कर देंगे ग्रुप में। अगर वीडियो चाहिए, आपको बैकअप चाहिए, तो दिल शेयर द वीडियो विद यू। आपको एडमिन से बात करनी होगी बस। ठीक है, तो अपन रन करते हैं इसको। जैसे ही कोड एग्जीक्यूट हुआ, 3 इंटीजर्स आई सेट 3 4 एंड 5, एंड एज एक्सपेक्टेड हमें 3 4 5 का मिल गया एवरेज। फिर मैंने कोड रन करा। अब की बार ये चेक करने के लिए कि अगर मैं कुछ डिफरेंट नंबर्स देता हूं 3 4 एंड 6, कितना होना चाहिए एवरेज? जल्दी फटाफट, इतना टाइम? 3 4 एंड 6, एवरेज आना चाहिए 4.33333। एज एक्सपेक्टेड आपका कोड ये एवरेज भी शो कर देगा। दिस वॉज अ मल्टी फंक्शन प्रोग्राम। क्लियर है?
ठीक है, अब आपके लिए हैं कुछ असाइनमेंट्स जिन्हें आपको अटेम्प्ट करना है। एक असाइनमेंट तो इसी शीट में है, अच्छे से देख लीजिए और बताइए क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्वेश्चन समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा, इसमें थोड़ा थोड़ा क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इस सीरीज का सम निकालना है। ये सीरीज समझ आ रही है आपको? अच्छा, इसको ट्रेस करते हैं। अगर n की वैल्यू 5 है तो ये सीरीज हुई 1/1 फैक्टोरियल प्लस, सॉरी, 1 फैक्टोरियल अपॉन 1, 1 फैक्टोरियल अपॉन 1, राइट, प्लस 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2/2। 3 फैक्टोरियल कितना होता है? जल्दी जल्दी, 6 होता है, 6/3। 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24 होता है, 24/4। 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120 होता है, 120/5। राइट, अब आप सॉल्व करिए। 1 फैक्टोरियल अपॉन 1, इज इट 1? यस। 2 फैक्टोरियल अपॉन 2, दिस ऑल्सो विल बी 1? यस। 3 फैक्टोरियल अपॉन 3, दिस विल बी 2? यस। 24, that is 4 फैक्टोरियल अपॉन 4, this will be 6? Yes. 5 फैक्टोरियल अपॉन 5, how much? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5, how much? 12? 24 बेटा, राइट। अब आप इनको ऐड करिए, 24 + 6 30, 30 + 2 32, 32 + 1 33 + 1 34, आंसर शुड बी 34। समझ आया? ये करना है आपको, ठीक है। दो फंक्शंस बनाने हैं, एक फैक्टोरियल, एक सम ऑफ द सीरीज। हो जाएगा? कौन किसे कॉल करेगा ये आपको सोचना है, ठीक है। ये एक असाइनमेंट है, इसके अलावा आपके लिए 2 असाइनमेंट्स और हैं जिन्हें आपको अटेम्प्ट करना है। ये सारी असाइनमेंट शीट्स भी आपसे शेयर हो जाएंगी, जस्ट आप मेरे सामने असाइनमेंट्स देख लीजिए। पढ़िए पहला क्वेश्चन। बिल्कुल श्रुति, मेन कॉल करेगा सम ऑफ द सीरीज को, सम ऑफ द सीरीज कॉल करेगा फैक्टोरियल को। बिल्कुल सही कहा। अब इस क्वेश्चन को पढ़ें सब लोग, और पढ़ने के बाद डन लिखें, फिर अपन डिस्कस करें इसमें करना क्या है। पढ़ लिया? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले बताइए, ये समझ में आया आपको परफेक्ट नंबर क्या होता है? व्हाट इज अ परफेक्ट नंबर? कोई भी ऐसा नंबर जिसके डिवाइजर्स का सम इस नंबर के बराबर हो, जिसके डिवाइजर्स का सम इस नंबर के बराबर हो। जैसे 6। अब आप मुझे बताइए, 6 1 से डिवाइड होता है? बोलिए हाँ या ना। होता है। 6 2 से डिवाइड होता है? होता है। 6 3 से डिवाइड होता है? होता है। 4 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। 5 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। 6 6 से डिवाइड होता है? होता तो है, लेकिन हमें 6 को नहीं लेना है, नंबर को खुद को नहीं लेना है। तो अब बचे 1 2 3। क्या 1 2 3 का सम 6 हो रहा है? तो 6 अपने आप में एक परफेक्ट नंबर है। अब एक नंबर लेते हैं जो परफेक्ट नहीं है, 8। 8 बताइए, 1 से डिवाइड होता है? 2 से डिवाइड होता है? 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। 4 से डिवाइड होता है? होता है। 5 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। 6 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। 7 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। 8 8 से तो डिवाइड होता है, लेकिन 8 भी नहीं लेना है। तो अब बचा 1 + 2 + 4, कितना हो रहा है सम? 7 हो रहा है। तो 8 परफेक्ट नंबर है? नहीं है, 8 परफेक्ट नंबर नहीं है। तो आपको एक फंक्शन बनाना है जिसको हम एक नंबर पास करेंगे,
वो हमें 1 रिटर्न करेगा अगर ये परफेक्ट नंबर है, और 0 रिटर्न करेगा अगर ये परफेक्ट नंबर नहीं है। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। दूसरा कोड मेन्यू ड्रिवन कोड है, बिल्कुल वैसा जैसा आपको एटीएम में ऑप्शंस दिखते हैं। एक ऐसा कोड बनाना है जो यूजर के सामने 4 ऑप्शंस रखेगा। दिख रहे हैं आपको चारों ऑप्शन? वेरी गुड। फैक्टोरियल, प्राइम, रिवर्स ऑफ अ नंबर, और चौथा ऑप्शन है क्विट। ठीक है, अगर यूजर ने चूज करा रिवर्स ऑफ अ नंबर तो आपका प्रोग्राम यूजर से एक नंबर मांगेगा। मान लीजिए मैंने नंबर दिया 29, तो आपका प्रोग्राम 29 का क्या दिखाएगा? आपका प्रोग्राम 29 का दिखाएगा 92। राइट, और खाली स्विच ही नहीं लगेगा, इसमें स्विच और लूप दोनों लगेंगे। ये समझ आ रहा है? आ रहा है। दूसरी बात, इन सबके अलग अलग फंक्शंस बनेंगे। एक फंक्शन फैक्टोरियल का बनेगा, एक फंक्शन प्राइम का बनेगा। तो बताइए टोटल कितने फंक्शन बनेंगे प्रोग्राम में? टोटल मेन मिलाकर 4 फंक्शन बनेंगे बेटा। 5 क्यों बनेंगे? क्विट का कोई फंक्शन थोड़ी होगा। राइट, टोटल 4 फंक्शन बनेंगे मेन मिलाकर। ओके, इंक्लूडिंग मेन आपको लेने पड़ेंगे टोटल 4 फंक्शन। स्विच और लूप, वंशिका लूप की भी तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रोग्राम में एक लाइन आखिरी में पड़ी है, प्रोग्राम बंद तभी होना चाहिए जब यूजर क्या चूज करे? प्रोग्राम बंद तभी होना चाहिए जब यूजर 4 चूज करे। और मैंने 4 की जगह अगर गलती से 5 दे दिया तो? अगर मैंने 4 की जगह चॉइस में 5 दे दिया तो प्रोग्राम मुझे बोल दे ट्राई अगेन, रॉन्ग चॉइस, ट्राई अगेन, और फिर मुझसे इनपुट मांगे। हो जाएगा? ठीक, राइट। अब आप कल जब आएंगे तो क्या रिवाइज करके आएंगे? याद से रिवाइज करके आइएगा पॉइंटर। कल का लेक्चर आज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो डेटा स्ट्रक्चर्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं। दैट इज डैम डैम इंपॉर्टेंट। डेटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, ये ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए आपके पास। अगर आप सीएस ब्रांच से हैं, अगर आप आईटी कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं, तो 100% आपको डीएस करनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अगर आप जाना चाहते हैं। और प्रोडक्ट बेस्ड से मेरा मतलब सीधे माइक्रोसॉफ्ट से नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट के अलावा भी बहुत अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, जैसे स्विगी है, जोमेटो है। दे ऑल्सो आर वेरी गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। पेटीएम है, फोन पे है, ये सब डेटा स्ट्रक्चर्स पे ग्रिल करती हैं। और अगर आप डीएसए करना चाहते हैं, इट्स डैम इंपॉर्टेंट पॉइंटर के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं। साहिल किसी में भी करिए, लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो सी लैंग्वेज से अच्छी कोई लैंग्वेज नहीं है डीएसए पढ़ने के लिए, क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस में आधे से ज्यादा डीएसए ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। बाकी लैंग्वेजेस में आधे से ज्यादा डीएसए ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। राइट, अगर आप जावा जानते हैं तो आपने कलेक्शन सुना होगा। कलेक्शन में ऑलरेडी हमारे पास स्टैक है, क्यू है, लिंक लिस्ट है, सब अवेलेबल है। राइट, इसलिए सी लैंग्वेज में डीएसए करिए तो आप डीएसए के कोर कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। और एक बार डीएसए के कोर कॉन्सेप्ट आ गए, फिर आप दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इट हार्डली मैटर्स। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, आपको जो लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करनी है, आप उस लैंग्वेज में डीएसए का कोड इंप्लीमेंट करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा लैंग्वेज आपको कितनी क्लियरली समझ में आती है। ठीक है, चलिए तो कल मिलते हैं। कल का टॉपिक होगा हमारा पॉइंटर। राइट, डीएसए के बाद करिए साहिल, डीएसए के बाद। राइट, डीएसए के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वही जाकर यूज होते हैं सीपी में। जी वैभव, क्या क्वेश्चन है बोलिए, बोले। सर हमको जावा से रिलेटेड क्वेश्चन था। जावा में डाउट है कुछ? यस सर, डाउट था एक। सर वो आपने बताए थे ना सर कि अगर से हम जेडी के फोल्डर के अंदर बिन में अगर से कोई फाइल वगैरह सेव करते हैं तो हमको पाथ देने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, और हमें बिन में जाकर कोड कंपाइल और रन करना पड़ता है, पाथ देने की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं बोला है मैंने, पाथ सेट नहीं करना पड़ता है, जी ये सर, बोला है मैंने। जी सर। तो सर और हमने सर मतलब पाथ सेट उसमें दूसरे फोल्डर में अगर सेव करे सर, हमने डी और ई में अगर से करके देखे तो सर बिना पाथ सेट करे भी हमारे इसमें मतलब कि हो रहा था, मतलब कंपाइलर। ऐसा हो ही नहीं सकता, पाथ सेट होगा ऑलरेडी। आपके पाथ सेटिंग्स में जाकर देखिएगा, जेडीके का नाम ऑलरेडी मेंशन होगा, जेडीके बिन, इसलिए वो चल रहा होगा। जी सर, मतलब अगर से सर कोई मैन्युअली मतलब पहले से कोई न्यू किसी ने सेट कर दिया होगा पाथ ऑलरेडी, इसलिए आपका कोड चल रहा है। या आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज करा होगा जिसने जावा का पाथ सेट करवा दिया होगा, उस कारण से चल रहा है। कोई आईडी यूज करा है क्या आपने?
यस सर, कोई VS आईडी है कोड। आपके पास? यस सर, VS कोड है। बस तो VS कोड के लिए जावा को आपने सेट करा ही होगा 100% पाथ में, इसलिए चल रहा है। जी सर, जी सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, चलिए तो मिलते हैं कल पॉइंटर पे। बाय बाय, टेक केयर।